तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना लंबा खिंच गया है और यहाँ पर लगातार यहाँ पर बमबारी देखने को मिल रही है। हालांकि देखा जाए तो जो यूक्रेन है उसकी जो हथियार इंडस्ट्री है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है और जितनी उसको हथियारों की ज़रूरत है वो उतना प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रही है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यहाँ पर पश्चिमी देश जो खास करके अमेरिका और यूके के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। और अभी तो रिसेंटली यहाँ पर अमेरिका ने 61 बिलियन यूएस डॉलर की जो एड है वो भी यहाँ पर 61 या 64 बिलियन यूएस डॉलर की एड जो है वो यूक्रेन के लिए दी है, ताकि यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यहाँ पर हथियार खरीद सके। और हथियार किससे खरीदेगा? अमेरिका से खरीदेगा और अमेरिका को इसी से ही फ़ायदा हो। यानी कि यहाँ पर अमेरिका जो है वो पैसा तो दे रहा है यूक्रेन को, लेकिन वो खुद के ही फ़ायदे के लिए दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जितने भी हथियार बिकेंगे वो अमेरिका के ही होंगे और सीधा सीधा यहाँ पर जो भी पैसा यूक्रेन को जाएगा वो वापस लौट कर अमेरिका चले जाएगा। तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो इसी तरह का खेल खेलता है और इसी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है उसको यहाँ पर वॉर मॉन्गर भी कहा जाता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चल रही है और जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो भी ऐसे ही चल रहा है और यहाँ पर लगातार हमें बहुत ज़्यादा वॉर देखने को मिल भी रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो हथियार है वो यहाँ पर लगातार बनी जा रहे हैं और यहाँ पर जो है सप्लाई हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जो हथियार है ना वो अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है और अमेरिका भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकल कर आए। कभी यहाँ पर पाकिस्तान से हथियार खरीदे जाते हैं तो कभी यहाँ पर किसी दूसरे देश से हथियार खरीदे जाते हैं, ताकि यहाँ पर यूक्रेन की मदद की जा सके। तो इसी तरह से यहाँ पर जो अमेरिका है उसने एक चाल चली और वो ये चाल है कि भाई यहाँ पर उसने 81 एयरक्राफ्ट और बॉम्बर यहाँ पर सोवियत यूनियन वाले पुराने ही खरीद लिए, और वो भी यहाँ पर सोवियत यूनियन के देश के अंदर ही, जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा होता था उसी देश में। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका है उसने यहाँ पर 81 एयरक्राफ्ट रशिया के ही क्यों खरीद लिए, वो भी रशिया के सहयोगी देश से। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या मोटिव हो सकता है और ये यहाँ पर अमेरिका ने किस तरह से हासिल की है, वो सारी बातें आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जिस देश के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो देश है कज़ाकिस्तान। अब देखिए, कज़ाकिस्तान जो है वो यहाँ पर आता है सेंट्रल एशिया में। आप देख सकते हैं कि ये जो देश है वो यहाँ पर सेंट्रल एशिया में आता है। इसका बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर रशिया से लगता है। तो यहाँ पर इसकी जो सीमा रेखा है वो रशिया से मिलती है, कैस्पियन सागर से मिलती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें है, लेकिन यहाँ पर ये जो देश है ना वो लैंडलॉक्ड ही माना जाता है, क्योंकि जो कैस्पियन सागर है वो खुद एक लैंडलॉक्ड सागर है। सागर क्या, यहाँ पर आप उसको झील ही समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ से वो ज़मीन से घिरा हुआ है, कोई भी उसको एक्सेस नहीं है बाहरी समंदर का। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी जो आबादी है वो यहाँ पर मुस्लिम है, मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये मुस्लिम देश माना जाता है। और ये एक ख़ास बात यह है कि इसके बारे में कि जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सब में इसका देश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। यानी कि यहाँ पर लैंड वाइज, एरिया वाइज यहाँ पर जो सबसे बड़ा देश है मुस्लिम देश वो यहाँ पर कज़ाकिस्तान हो जाता है। तो कज़ाकिस्तान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी देश है और रशिया का एक सहयोगी देश भी माना जाता है। CSTO का मेंबर है ये। CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से यहाँ पर जो नेटो काम करता है, ठीक इसी तरह से रशिया ने यहाँ पर जो है अपने लिए एक CSTO बना रखा है, ताकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे देशों की मदद यहाँ पर मिलिटरीली कर सके। और यहाँ पर पहले भी रशिया ने अपनी जो सेना है वो यहाँ पर कज़ाकिस्तान में भेजी है, ताकि यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, पिछले साल हुए थे, तो इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए रशिया ने अपने सोल्जर्स यहाँ पर कज़ाकिस्तान में भेजे थे। और अगर हम देखें तो ये जो कज़ाकिस्तान देश है वो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। जैसे कि आपको पता है कि 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था और इससे यहाँ पर 15 देश बने थे। जैसे कि रशिया सबसे बड़ा देश था, फिर यहाँ पर लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, अज़रबैजान, आर्मेनिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान। तो ये देश यहाँ पर इससे बने थे, ये निकले थे ये। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है वो यहाँ पर रशिया से डिसइंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पर रशिया के काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आया, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कज़ाकिस्तान में ही स्पेस सेंटर है जो यहाँ पर सोवियत यूनियन ने बनाया था। लेकिन फिर बाद में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके बाद भी यहाँ पर सोवियत यूनियन को छोड़े रशिया जो है वो अभी भी इसका इस्तेमाल करती है और अभी भी यहाँ पर जो है अपने जो स्पेस सैटेलाइट वगैरह जो है वो यहाँ पर जो है छोड़ती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दोनों देश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सहमति है और ये सहयोग करते रहते हैं। तो इसी चक्कर में यहाँ पर जो उसके पास हथियार है कज़ाकिस्तान के पास, वो भी यहाँ पर सोवियत यूनियन के ज़माने के ही हैं।
और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। और यही चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है वो यहाँ पर जो अपने जो एयरफोर्स है उसको यहाँ पर मॉडर्नाइज़ करना चाहती है कि भाई यहाँ पर ये पुराने हो गए हैं, इसको ये काम का नहीं है, इसको यहाँ पर बदल दो। और ये वाला पुराना हो गया, अच्छा ठीक है, इसका जो है स्पेयर पार्ट मिल नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको भी यहाँ पर छोड़ दो, हम दूसरे ले लेंगे। अच्छा ये वाला, ओहो अच्छा, तो इसमें जो है टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, तो चलो ठीक है साइड में रख दो, हम दूसरा ले लेंगे। तो यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है वो यहाँ पर ये कर रहा था। और यहाँ पर उसके जो बहुत सारे जो पुराने एयरक्राफ्ट हो गए थे, टोटल मिलाकर यहाँ पर जो 117 एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर साइड में कर दिए थे, उसको ऑक्शन करके यहाँ पर वो बेचना चाहता था। और ये जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर पता है 1970 1980 के ज़माने के, यानी कि यहाँ पर 40-50 साल पुराने एयरक्राफ्ट है, जो ऑब्वियसली यहाँ पर उनकी जो टॉप टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई होगी। तो इसीलिए यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के साथ अपनी एयरफोर्स को मैच करने के लिए, अपनी मिलिट्री को बनाने के लिए यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है वो यहाँ पर अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पर बेचना चाहता था। और यहाँ पर उसने 117 जो एयरक्राफ्ट है, जिसमें यहाँ पर बॉम्बर भी शामिल है और यहाँ पर जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी शामिल है, उसको यहाँ पर उसने ऑक्शन पर लगाया। और यहाँ पर पता है कितने में बिका है? टोटल मिलाकर यहाँ पर 117 जो एयरक्राफ्ट है वो पर एयरक्राफ्ट जो यूनिट है वो यहाँ पर $20,000 में बिकी है। यानी कि यहाँ पर $20,000 मान के चलिए कि लगभग इंडिया के अगर मैं मानूँ तो लगभग 16 लाख रुपए आते हैं। यानी कि एक कार इंडिया में जितने की मिलती है उसने तो यहाँ पर जो है एक एयरक्राफ्ट बिका है। और उसमें से भी यहाँ पर जो 81 एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर यूएसए ने ख़रीदे हैं अपनी शेल कंपनियों के ज़रिए। शेल कंपनियां वो होती है कि भाई यहाँ पर कोई सी फर्जी कंपनियां बना लेता है ताकि यहाँ पर जो गैर कानूनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कर सके, या फिर जो इंटरनेशनल नज़र में आने से बचने के लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर शेल कंपनियों के ज़रिए की जाती है। और यहाँ पर जो ये कज़ाकिस्तान ये अपने जो एयरक्राफ्ट बेचे हैं ना, उसमें से यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस माने जाते हैं, जैसे कि MiG-23, MiG-24, MiG-27, MiG-29 और MiG-31। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ना जब बने थे तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे, लेकिन अब यहाँ पर जो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई। हालांकि देखा जाए तो उनमें से अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर पूर्वी सोवियत यूनियन के जो देश है वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूक्रेन भी अभी भी यहाँ पर सोवियत यूनियन के जो हथियार है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर अमेरिका ने जो ये ख़रीदे हैं ना शेल कंपनियों के ज़रिए, वो यहाँ पर अभी तक तो इनका इंटेंशन अनडिस्क्लोज ही है, पता नहीं यहाँ पर ये अमेरिका क्या करेगा। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर यूक्रेन की जो आर्मी है वो यहाँ पर करेगी, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन जो है वो पहले से सोवियत यूनियन के जो ज़माने के जो हथियार है वो यहाँ पर चलाता हुआ आ रहा है। और उनको पता है कि यहाँ पर जो हथियार है वो किस तरह से चलाए जाते हैं, इनको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये जो हथियार जाएंगे वो यहाँ पर जाएंगे यूक्रेन के पास, क्योंकि यूक्रेन के पास यहाँ पर जो है ट्रेनिंग है इसकी, और यहाँ पर ये जो यूक्रेन है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से इन हथियारों को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि भाई यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है वो यहाँ पर ये जो हथियार है वो यहाँ पर जानते हुए भी यहाँ पर अमेरिका को क्यों बेच रहा है। तो देखिए यहाँ पर कज़ाकिस्तान को पता है कि कौन सी शेल कंपनी होती है कौन सी नहीं है, और कौन सा देश यहाँ पर जो हथियार है वो यहाँ पर ख़रीद रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है वो यहाँ पर बेचना चाहता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है वो यहाँ पर अपने आप को रशिया से दूर करना चाहता है, और जो वेस्टर्न देश है उनको यहाँ पर अपने नज़दीक लाना चाहता है। और इसका जो यहाँ पर जो ताज़ा मिसाल है वो यहाँ पर ये देखने को मिली थी कि जो कज़ाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ पर उन्होंने पिछले साल जर्मनी की यात्रा की थी, और यहाँ पर जो है इस चीज़ के बारे में बात की थी। क्योंकि देखा जाए तो रशिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। जब से यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन की है तो तब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सैंक्शंस लगे हैं वो यहाँ पर रशिया के ऊपर लगे गए हैं। और यहाँ पर जो रशिया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस अगर किसी देश के ऊपर लगे हैं वो रशिया के ऊपर लगे हैं। अगर यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और ईरान को दोनों को कंबाइन कर दिया जाए ना, तब भी इतने ज़्यादा सैंक्शंस नहीं होते हैं जितने यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शन है। तो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन है, और इसी की वजह से यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है उनके यहाँ पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि भाई यहाँ पर अगर हम रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए हैं उसको मानेंगे तो वेस्टर्न देश खुश हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे हम सैंक्शंस को तो यहाँ पर रशिया खुश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न देश है वो नाराज़ हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है उसने सोचा कि यहाँ पर चलिए हमें अपने इकोनॉमी भी बचानी है, अपने अपने देश को भी बचाना है, और अपनी जो मिलिट्री है उसको भी यहाँ पर मॉडर्नाइज़ करना है। क्योंकि यहाँ पर रशिया ने तो यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है, तो वो यहाँ पर हथियार इतने बेच नहीं पा रहा है, तो इसी वजह से कज़ाकिस्तान को भी नहीं मिल रहा है। तो कज़ाकिस्तान को तो चाहिए ना अपनी सुरक्षा के लिए, तो उसने यहाँ पर वेस्टर्न देशों की तरफ मुँह कर दिया है कि भाई यहाँ पर किसी ना किसी तरह से यहाँ पर जो वेस्टर्न देश है उनके साथ यहाँ पर मेल जोल बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपने हक़ में हो सके, अपने हितों वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा सके। तो ये चीज़ें हैं, और
यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर कज़ाकिस्तान को वेस्टर्न देशों की तरफ ले आई है और अपने जो पुराने जो हथियार है, पुराने जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसी वजह से यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है वो यहाँ पर अमेरिका को बेचने के लिए तैयार हो गया है कि ठीक है ले लो, यहाँ पर $20,000 में ले लो, 16 लाख में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर भेज दूँगा, ले लो। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर यूके फॉरेन मिनिस्टर है, उसने यहाँ पर कज़ाकिस्तान विज़िट किया। अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने यहाँ पर पिछले साल कज़ाकिस्तान विज़िट किया। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है वो अपने आप को यहाँ पर वेस्टर्न देशों की तरफ ज़्यादा पुश कर रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो रशियन चीज़ें हैं, रशियन लोग हैं, उन चीज़ से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। और यहाँ तक कि ये भी बात बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जब मामला यहाँ पर यूक्रेन का निमट जाएगा ना, तो इसके बाद यहाँ पर जो अगली चीज़ होगी वो यहाँ पर कज़ाकिस्तान होगी। कज़ाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है वो भी यहाँ पर नाज़ी चीज़ें जो है वो अपने अंदर ला रहा है। वेस्टर्न देशों को यहाँ पर रशियन जो लोग हैं वो नाज़ी बोलते हैं ना, और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो रशियंस लोग हैं वो यहाँ पर कज़ाकिस्तान में भी कह रहे हैं कि भाई कज़ाकिस्तान में भी यहाँ पर नाज़ी प्रेजेंस है। तो यहाँ पर यूक्रेन के बाद अगला जो निशाना होना चाहिए वो यहाँ पर कज़ाकिस्तान होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी ये जो कज़ाकिस्तान है वो यहाँ पर रशिया को और ज़्यादा दिक्कत देता है या नहीं, या फिर यहाँ पर जो कज़ाकिस्तान है वो यहाँ पर वेस्टर्न देशों की तरफ और ज़्यादा झुकता है। ये तो यहाँ पर फ्यूचर की बात होने वाली है और ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।